हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड दिस इज। देखो, देखने में क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग सकता है, बट मैं आपको इस क्वेश्चन को इतने इजी तरीके से समझाऊंगा ना कि आपको आज के बाद कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने की। देखो, सबसे पहली बात क्या है, मुझे एक परपेंडिकुलर की डिस्टेंस फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है टू द प्लेन कंटेनिंग द लाइन। तो बेसिकली मुझे प्लेन की इक्वेशन चाहिएगी। तो देखो, जब भी प्लेन की इक्वेशन आपको पता करनी हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पता करनी हो, तो अगर हमें ये दो चीजें मिल जाए ना, तो हम इमीडिएटली प्लेन की इक्वेशन बता सकते हैं। पहला, अगर हमें कोई पासिंग पॉइंट मिल जाए जिससे मेरा प्लेन पास कर पाऊं, मान लीजिए वो पासिंग पॉइंट है x1, y1 और z1। दूसरा, मुझे जो है उस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए या यूनिट नॉर्मल वेक्टर मिल जाए, वो मान लीजिए है a, b और c। तो मैं तुरंत इक्वेशन ऑफ प्लेन p लिख सकता हूं। वो क्या होती है? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है। अब देखो, दूसरा मुझे यहाँ पे गिवन है लाइन। तो लाइन की जो इक्वेशन गिवन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो गिवन है मुझे वेक्टर फॉर्म r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b फॉर्म। ठीक है। जब ये इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे गिवन होती है, तो ये जो a पॉइंट होता है, मेरी लाइन इससे क्या करती है? पास करती है। और ये जो b होता है, इसके पैरेलल वेक्टर होता है। ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो का काम करता है हमारा b, क्योंकि पैरेलल वेक्टर तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। तो देखो, अब यहां से अगर मैं r देखूं, मुझे गिवन है i प्लस जे प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j माइनस के। ठीक है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, तो इसके पासिंग पॉइंट क्या आ गए? ये लाइन पास किस पॉइंट से करती है? पासिंग पॉइंट्स आ गए, उसके कोऑर्डिनेट आ गए 1 1 0। ठीक है। दूसरा, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए? डायरेक्शन रेशियो कोऑर्डिनेट आ गए 1 2 माइनस 1। ठीक है। वहीं इसी तरह से मैं दूसरे वाली लाइन भी लिख लेता हूं जो मुझे आर गिवन है, दैट इज आई प्लस जे प्लस म्यू टाइम्स माइनस 1 प्लस जे, मतलब माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। ठीक है। तो अगेन यहां से मेरे पासिंग पॉइंट्स क्या आ गए? 1 1 0। ठीक है, लाइन के लिए। और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज आ गए वो क्या आ गए? माइनस 1 1 माइनस का 2। ठीक है, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है अगर मान लीजिए कोई प्लेन है, ऐसा नहीं है कि हमारा टास्क सिर्फ इस हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव है हम इस क्वेश्चन को वन बाय वन ब्रेक करके, हर स्टेप में ब्रेक करके उसको इतना ज्यादा अच्छे से समझ लें कि आगे फर्दर हम अपने क्वेश्चन में उसको यूज कर सके। हमारा डोमेन सिर्फ इस क्वेश्चन तक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मान लीजिए ये प्लेन है। अब प्लेन में ये कोई लाइन है जो प्लेन इन दोनों लाइनों को कंटेन कर रहा है। ठीक है। मान लीजिए R1 है, R2 है सपोज। ठीक है। तो ये R1 R2। अब हम जानते हैं कि जब प्लेन इन लाइन को कंटेन करता है, तो मेरी लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही होगी, वो पॉइंट भी क्या होगा? प्लेन में ही लाई करेगा। तो इसका मतलब जो ये पासिंग पॉइंट था 1 1 0, मेरा प्लेन इससे भी पास करेगा। और R2 के लिए भी क्या था? 1 1 0। तो मतलब मेरा प्लेन जो है वो 1 1 0 से पास करेगा। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग क्यों। जब भी प्लेन लाइन को कंटेन करता है, तो मेरी लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट भी तो प्लेन में लाई करेगा ना। तो यानी कि मुझे पासिंग पॉइंट तो मिल गया। पासिंग पॉइंट तो मिल गया 1 1 0, चाहे मैं R1 के रिस्पेक्ट में चलूं चाहे R2 के रिस्पेक्ट में चलूं। एक काम हो गया। अब दूसरा काम है कि मैं डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करूं। तो देखो, अब अगर मैं इस प्लेन के लिए यूनिट नॉर्मल देखूं, तो वो यूनिट नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा। मतलब नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसे होगा। वो नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के भी, वो नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के भी। बेसिकली वो नॉर्मल वेक्टर जो होगा पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब लाइन प्लेन में लाई कर रही है, तो लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब अगर मैं इस नॉर्मल वेक्टर को नाम n1 दूं, तो जो मेरा n1 है, वो जो लाइन L1 है इसके डायरेक्शन रेशियो के भी परपेंडिकुलर है, इस और जो लाइन R2 है इसके डायरेक्शन रेशियो के भी परपेंडिकुलर है। और हम एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि मान लीजिए अगर कोई C वेक्टर है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, तो ये C वेक्टर जो होता है ये A के भी परपेंडिकुलर होता है, और ये C वेक्टर जो होता है ये B के भी परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैंने अपने इस रिक्वायर्ड प्लेन के यूनिट नॉर्मल को n1 माना, तो बेसिकली n1 वेक्टर होगा क्या? दैट इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ R1 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ R2।
क्यों होगा? क्योंकि आप समझ गए, मैंने आपको बताया क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो वेक्टर आता है, जो ये वेक्टर सी आता है, ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है, ये बी के ही परपेंडिकुलर होता है। और जो ये मेरा n1 वेक्टर है, ये r1 जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो के भी परपेंडिकुलर है, r2 जो लाइन है इसके भी डायरेक्शन रेशियो के परपेंडिकुलर है। तो n1 को निकालने का इससे आसान तरीका कुछ और हो ही नहीं सकता। तो बस निकाल लीजिए, यहां से आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया -1, ठीक है। और यहां से आ गया माइनस का 1, और ये आ गया 1, और ये आ गया माइनस का 2, ठीक है। तो बस यहां से अब n वेक्टर को सोल्व कर लेते हैं। ये जो हमने n1 माना है, दिस इज i, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 जा -4 और प्लस का 1 तो माइनस का 3, माइनस का j लेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का ही 1 तो माइनस का 3, प्लस k लेंगे तो 1 माइनस का 2 प्लस का 2 तो 3। तो बेसिकली n1 वेक्टर आ गया -3i प्लस 3j प्लस 3k, ठीक है। अब देखो n1 वेक्टर आ गया तो मुझे डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गई, तो मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकता हूं। तो देखो आपकी सहूलियत के लिए मैं यहीं पे कर देता हूं। देखो प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट था, वो था 1,1,0 से, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। दूसरा, उसके डायरेक्शन रेशियोज जो थे वो क्या आ गए, दैट इज -3, 3 और 3। तो बस अब इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख देते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, पी ए की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3x माइनस x1 की वैल्यू है 1, प्लस बी यानी कि 3, और y माइनस y1 की वैल्यू भी कितनी है 1, प्लस 3, z माइनस z1 की वैल्यू है 0, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो मेरे प्लेन की इक्वेशन आ गई, माइनस का 3x, अच्छा 3 को कॉमन ही लेके उधर भेज देते हैं ना, 3 को कॉमन लेके भेज देंगे तो वो हो जाएगा 0, तो ये जाएगा माइनस का x प्लस का 1 प्लस का y माइनस का 1 प्लस का z इज इक्वल टू 0। तो यहां से 1 से 1 कैंसिल, तो इक्वेशन आ गई x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 0। यहां से जो मेरे प्लेन की इक्वेशन आ गई, दैट इज x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो अब ये आ गई मेरी प्लेन की इक्वेशन, इसको मैं कर देता हूं हाईलाइट, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन, ठीक है। तो पॉइंट क्या गिवन है, 214। तो देखो पॉइंट गिवन है 214, यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। और प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है, प्लेन की इक्वेशन हमने अभी निकाली, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट हमें गिवन है x1 y1 और z1, और हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो प्लेन से, प्लेन की इक्वेशन हो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, तो क्या होता है बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जैसे हम 2D में यूज करते थे सेम वही। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा x1 ये हुआ, y1 ये हुआ, z1 ये हुआ। प्लेन की इक्वेशन देखूं तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 से कंपेरिजन कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया ax1, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली a की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 1 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, सॉरी y की वैल्यू -1 है तो माइनस का 1, और z की वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो ये हो गया माइनस का 4 अपॉन, क्योंकि d की वैल्यू 0 है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से आ गया बेसिकली 2 माइनस 5, तो यानी कि माइनस का 3, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो मॉडुलस से बाहर के 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, तो यानी कि ये आ गया बेसिकली अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.